हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय की वीडियो नंबर 4 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिए। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हम पहले अनुप्रयोग की बात करेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना और गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग जानते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कोई अब देखिए भाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आवेशित सीधे तार, यानी उस तार पर एक तार है और उस पर कैसा है, आवेशित है। तो ऐसी बात कर लेते हैं, माना है कोई एक सीधा तार है, एक सिंपल तार मान लेते हैं। कोई एक समान एक सीधी रेखा वाला एक तार है जिस पर क्या फैला हुआ है, कोई क्यू आवेश, क्या है, एक आवेश समान रूप से फैला हुआ है। तो क्या लिखते हैं कि जब कोई रेखा यानी एक सीधी रेखा पर कोई आवेश वितरित होता है, किसी एक रेखा पर जब कोई आवेश वितरित होता है तो उसे बोला जाता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। यानी अगर किसी रेखा पर कोई आवेश वितरित है या फैला हुआ है किसी सीधी रेखा पर, तो उस पर क्या उत्पन्न होता है, एक रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अगर हम लिखते हैं कि माना कोई आवेश Q, कोई आवेश है Q, माना कोई आवेश Q L लंबाई L की एक सीधी रेखा पर वितरित है। तो हमने क्या पढ़ चुके, जब कोई आवेश किसी एक सीधी रेखा पर समान रूप से वितरित हो, यानी एक सीधी रेखा पर वितरित हो, तो उस पर क्या उत्पन्न होता है, रेखीय आवेश घनत्व है। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अगर आप परिभाषा पढ़ी होगी आपने रेखीय आवेश घनत्व की, तो क्या होता है, किसी एक समान रेखा पर वितरित, यानी किसी एक समान रेखा पर वितरित जो आवेश को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है। यानी प्रत्येकांक लंबाई की रेखा पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पर तो रेखा पर उत्पन्न आवेश घनत्व क्या होगा, तो रेखा पर क्या उत्पन्न होगा। अगर आपसे लिखना चाहो तो और इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। तो क्या लिखें, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो बात होगी, हमने क्या मान लिया, एक रेखा मानी जिस पर क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो अगर किसी रेखा पर प्रत्येकांक किसी रेखा पर प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोला जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जिसके लिए एक सूत्र होता है, लैम्डा बराबर Q/L। क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L। प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या होगा, लैम्डा बराबर Q/L। अगर हम इसके लिए बटे में 1 मानकर कैंची गुणा कर दें तो क्या होगा, Q का गुणा हो जाएगा लैम्डा, L का गुणा हो जाएगा लैम्डा में, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर लैम्डा L। इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए और आगे बात करते हैं। अब हम क्या करें, मान लीजिए कोई इस रेखा के, देखिए, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए इस तार से कुछ r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु क्या मान लेते हैं, P। r दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं, r दूरी है, और r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं हम P। क्या मान लेते हैं,
P, जहाँ पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस तार से कुछ दूरी पर यानी निकट, इसी के निकट r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम लिख सकते हैं, तो अगर हम आगे और लिख चलें तो तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करती हैं। अब मान लीजिए अगर हम एक बिंदु P के परितः यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्या मानते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ यानी बेलन की संरचना करते हैं, बेलन बनाते हैं। तो बिंदु P के परितः यानी यहाँ से घुमाते हुए क्या मानते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं, एक बेलन यानी गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, जैसे गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, क्या मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और इस गॉसियन पृष्ठ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा यानी बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं dA क्षेत्रफल, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी E, और इनके बीच एक कोण बनेगा थीटा बनेगा। तो बिंदु P पर क्या माना, हमें गॉसियन पृष्ठ, बिंदु P पर क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो बिंदु P से क्या गुजरने वाला एक L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, क्या इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, L लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ है, और इसे हमने खींच लिया है। और इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल dA क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, ठीक है। तो जब किसी पृष्ठ यानी छोटा सा पृष्ठ ले लिया हमने इस गॉसियन पृष्ठ पर, और गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा dA क्षेत्रफल तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं, तो बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, dA क्षेत्रफल, ठीक है, dA क्षेत्रफल अब यहाँ पर लिखेंगे अब, तथा अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA क्षेत्रफल होगा, तो हम गॉस प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, एक वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो ये बात तो लिख लोगे आप कि हम क्या कहें, बिंदु P से गुजरने वाला एक हम क्या बोलते हैं, एक गुजारते हुए क्या है, एक गॉसियन L लंबाई के एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, और इस पृष्ठ पर हम एक छोटी सी dA क्षेत्रफल का एक क्या बनाते हैं, dA क्षेत्रफल लेते हैं, तथा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी, उनके बीच एक थीटा वाला कोण बन रहा होगा। तो उस क्षेत्रफल अवयव dA से क्या गुजरने वाला छोटा सा क्षेत्रफल माना, छोटे से के लिए हम क्या लिखते हैं, dA लिखते हैं, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो d phi E क्या होगा, d phi E बराबर E dA cos थीटा, क्या होगा, E dA cos थीटा, d phi, d यानी छोटे से भाग के लिए हम लिख रहे हैं, तो d phi। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि देखिए यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स यानी कैसे समांतर, यानी इनकी दिशा कैसी है, सीधी समांतर दिशा में बनाया गया है, तो थीटा, तो अतः हम थीटा का मान क्या लिखिए, थीटा बराबर क्या होता है, 0। समांतर दिशा के लिए क्या मानते हैं, थीटा का कोण कैसा होता है, 0 अंश होता है। 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लिखेंगे d phi E बराबर E dA cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1। तो हम क्या लिखेंगे, dA क्या बचेगा, सिर्फ 1 लिखा जाएगा, 1 का गुणा क्या इसमें होगा, E dA में होगा, तो कितना आएगा, 1। तो क्या लिखेंगे, d phi E इतना हो जाएगा, ठीक है, d phi E इतना लिखेंगे। इसे आप समीकरण कोई अन्य नाम दे सकते हो, इतनी बात है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ पर करते हैं साफ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर आप ऊपर और देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम साफ कर रहे हैं, वहाँ साफ लिखते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे हम, इतनी बात हुई। अब मान लीजिए जो छोटा सा क्षेत्रफल हमने dA क्षेत्रफल यहाँ पर लिया, अब हम मान लीजिए संपूर्ण जो संपूर्ण फ्लक्स हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया, इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मानते हैं। अभी तो हम छोटे से भाग से वैद्युत फ्लक्स गुजार रहे थे, अब मान ले हम इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स को गुजारें, तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स,
ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम संपूर्ण से गुजार रहे हैं तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई ई क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा फाई ई क्या होगा यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन डी फाई। क्या होगा, समाकलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूरे जितने भी भाग है, जहाँ जितना भी टोटल जो गॉसियन पृष्ठ है इस सबका प्लस जोड़, यानी इस पूरे भाग का जोड़ है, नहीं पूरे भाग के लिए यहाँ पर हम समाकलन लगा रहे हैं। तो क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई। और यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि डी फाई का मान क्या पढ़ चुके, डी फाई का मान क्या है, ई डी ए। तो हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ई डी ए। ठीक है, इतना बात हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से साफ कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर इसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए, ज़रूरत। ठीक है, अब देखते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मानते हैं अब जो समाकलन किसका होगा, समाकलन किसका होगा, छोटे से यानी किसका, क्षेत्रफल का। समाकलन किसका करते हैं, क्षेत्रफल डी क्षेत्रफल को। तो ई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समाकलन नहीं होगा, उसके बाहर निकालते हैं। और समाकलन किसका करते हैं, क्षेत्रफल का। तो डी क्षेत्रफल, यानी जो समाकलन हो गया आपका समाकलन क्षेत्रफल डी ए क्षेत्रफल, वो जो डी ए क्षेत्रफल होगा वो जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेलन, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, ये बेलन है पूरा और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो डी ए क्षेत्रफल क्या है यहाँ पर, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जिसका मान क्या होगा, 2 पाई आर एल। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या रख दें, फाई ई बराबर ई इंटू इस पूरे की जगह, यहाँ पर देखिए सभी इस पूरे की जगह क्या लिखें, 2 पाई आर एल, क्या लिखें, इंटू 2 पाई आर एल लिख दें। तो इसे मान लेंगे आप समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा साफ करते हैं, इसका काम ख़त्म है, इसका काम। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, आप यहाँ पर नोट करते आइए। अब देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे गॉस की प्रमेय से। अब हम पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं। गॉस की प्रमेय का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, फाई ई बराबर इन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्यू समीकरण 1 से हम पढ़ चुके हैं, क्यू बराबर क्या पढ़ा हमने, क्यू बराबर लेमडा एल। तो अगर हम क्या करें, फाई ई बराबर क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। इसे मान लेंगे अब समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 3 और समीकरण 4 के देखिए दोनों पक्ष सेम, यानी यहाँ पर देखिए ये दोनों पक्ष कैसे हैं, सेम है, दोनों साइड कैसी हैं, सेम है। तो हम देखिए समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, तो आप लिखेंगे, देख सकते हैं आप कैसे करेंगे तुलना। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों साइड के मान बराबर है, तो अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम क्या लिख दें, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो हम क्या लिख देंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट लिख दें। इतनी बात क्लियर है। अब हमें निकाल लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई को तो रख दीजिए यहीं पर और इन सबको इनके बटे में पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पर ये बटे में जाएंगी तो वहाँ पर देखिए ऐसे मान लेते 2 पाई आर एल इंटू एक के बटे मान लेते और लेमडा एल को अलग लिखते थे, एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखते थे, इतनी मान लेते। और यहाँ पर एल से एल क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा निकाल कर लिखते हैं, एक की बात सुना, एक तो बस ऐसे हमने लिख दिया बटे के लिए माने के लिए, बटे में इसका अगर मान लीजिए पर इसमें भी गुणा करेंगे तो एक तो छुपा ही होता है पहले से। तो हम लिखेंगे 1/2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, इनटू क्या बचा, लेमडा, इस आर को यहाँ पर लिख देते हैं। सिर्फ भाई हम थोड़ा बस पलट दिया और ये यहाँ पर आपका मान निकल कर आया, यानी जो आप पढ़ रहे थे अनंत लंबाई की एक समान तार के लिए, तो निकल आई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे आर। यहाँ पर मात्रक भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पढ़ चुके, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। तो ये निकल आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा, इसके लिए सूत्र निकल आएगा। तो
अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।